तो जुड़वा जुड़वा हम किसे कहते हैं? जिससे गर्भाशय में एक ही समय में 2 भ्रूणों की वृद्धि होगी। तो ऐसे जो शिशु जन्म लेते हैं उन्हें हम जुड़वा कहते हैं। तो जुड़वा में बहुत प्रकार होते हैं, तो वो देखते हैं। कई दंपतियों को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो इसमें एक युग्मज जुड़वा और 2 युग्मज जुड़वा। अब एक युग्मज जुड़वा होते क्या हैं? देखिए, एक युग्मज जुड़वा संतान एक ही युग्माणु से बनती है, मतलब उसका युग्माणु एक ही रहता है। भ्रूण विकास के शुरू के समय में युग्माणु तैयार होने के लिए 8 दिनों के अंदर ही उसकी कोशिका अचानक 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक युग्मज जुड़वा। अब एक युग्मज जुड़वा या तो ये दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़की होंगी। इसमें एक लड़का और एक लड़की नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पहले युग्माणु बना है, फिर उसका विभाजन हुआ है 2 पार्ट में। तो इसमें या तो दोनों लड़के या तो दोनों लड़कियां होंगी। फिर इस भ्रूण कोशिका में दोनों समूह अलग अलग भ्रूण के रूप में बढ़ने लगते हैं और पूरी वृद्धि होकर एक युग्मज जुड़वा जन्म लेते हैं। ऐसी जुड़वा संतानें जन्म की दृष्टि से बिल्कुल समान होती हैं, सेम दिखती हैं, सेम उनका बोलचाल हर चीज़ होगा। इसलिए ये संतानें दिखने में भी एक दूसरे के समान ही होती है और उनका लिंग भी एक जैसा होता है। लिंग मतलब उनका जो लड़का है तो दोनों लड़के होंगे, लड़की है तो दोनों लड़कियां होंगी। अर्थात वे दोनों लड़कियां होंगी या तो वे दोनों लड़के होंगे। फिर एक जुड़वा के संदर्भ में भ्रूण कोशिका का विभाजन होकर अगर युग्माणु तैयार होने के 8 दिनों के बाद हो तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त जुड़वा पैदा होते हैं। जैसे संयुक्त मतलब उनके बीच में कोई न कोई बॉडी का पार्ट जो है वो जुड़ा हुआ होगा। और ऐसी जुड़वा संतानें शरीर के किसी भी हिस्से से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं और जन्म लेती हैं। ऐसे जुड़वा में कुछ अंग संयुक्त होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं। कुछ अपवादात्मक परिस्थिति में स्त्री के अंडाशय में एक ही समय में 2 डिंब बाहर निकलते हैं और दोनों का अलग अलग फलन होता है, अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा फलन होता है। तो 2 भिन्न युग्माणु तैयार होते हैं। इन दोनों युग्माणु में से जो दोनों भ्रूण तैयार होते हैं वह गर्भाशय में रोपण होता है और पूर्ण वृद्धि होने पर द्वियुग्मज जुड़वा संतान पैदा होती है। ऐसी जुड़वा संतान जनुकीय दृष्टि से भिन्न होती है और लैंगिक दृष्टि से समान या भिन्न हो सकती है। इस केस में क्या क्या पॉसिबल है? या तो दोनों लड़के भी हो सकते हैं, या तो दोनों लड़की हो सकती हैं, या तो एक लड़का और एक लड़की। इस तरीके से बताया गया। अब आगे हम देखेंगे लैंगिक स्वास्थ्य की, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति का सुस्थिति में रहना ही स्वास्थ्य कहलाता है। विभिन्न सामाजिक प्रथाएं, रूढ़ियाँ, परंपराएं, अज्ञानता, संकुचित दृष्टिकोण, इन सभी की वजह से हमारे देश में लैंगिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता दिखाई नहीं देती। विशेष रूप से स्त्रियों में लैंगिक स्वास्थ्य के विषय में बहुत उदासीनता दिखाई देती है। अब स्त्री को आने वाला हर माह में जो मासिक धर्म होता है उसका सीधा संबंध लैंगिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज के युग में स्त्रियां पुरुषों के बराबर ही कार्य कर रही हैं। वह दिन भर बाहर हैं, काम कर रही हैं। मासिक धर्म के समय रक्तस्राव होता है और इसलिए गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता करना आवश्यक है, नहीं तो लैंगिक स्वास्थ्य की समस्याएं निर्माण हो सकती हैं। पुरुषों में भी लैंगिक स्वास्थ्य के लिए समस्या निर्माण हो सकती है। उसे टालने हेतु गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता करना जरूरी है। तो ये जो पिक्चर बनाई गई है अक्षय कुमार द्वारा, उसको आप देखिए, उससे कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। उसमें इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। आगे हम चलते हैं। लैंगिक रोगों में सिफिलिस और गोनोरिया, ये दोनों रोग ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसको अनुमान कर लीजिए। लैंगिक रोग सिफिलिस और गोनोरिया। लैंगिक रोग में एड्स भी आ जाता है, एड्स भी आता है। ये दोनों रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं। गुप्तांगों सहित शरीर के अन्य भागों पर धब्बे पड़ना, फुंसियाँ आना, बुखार आना, जोड़ों में सूजन, बालों का झड़ना आदि लक्षण सिफिलिस रोग के होते हैं। और तो आपको पूछ सकता है कि सिफिलिस रोग के लक्षण क्या हैं, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे बता सकते हो। और गोनोरिया रोग में पेशाब करते समय जलन होता है, दर्द होता है, शीशने और योनिक मार्ग से पस निकलना, मूत्र मार्ग, गुर्दाशय, गला, आँख, इन अवयवों में सूजन आना, यह क्या होता है? गोनोरिया रोग का
गनोरिया रोग का यहाँ पे गुणधर्म दिया गया कि ये सब चीज़ें अगर पाई जाएंगी तो गनोरिया रोग होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा पाठ खत्म हो गया है। ये आपको जनसंख्या दी गई है पिछले 10-10 वर्षों की। तो उस हिसाब से आज 2011 में हुई थी जनगणना, अब 2021 में होगी आने वाले साल। वो चीज़ें आपको दिखाई गई है किस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है। इसकी वजह से परिवार नियोजन सबसे आवश्यक है, क्योंकि आप परिवार नियोजन करेंगे तो आप अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक जो व्यवस्था है उसको अच्छी कर सकते हैं। तो वहाँ पर तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो वही यहाँ पे परिवार नियोजन के बारे में दिया गया है। अत्यंत कम समयावधि में बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। साथ में सारणी से आपको बताया क्या होगा कि भारत की जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके कारण हमें बढ़ती बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय और कर्ज, प्राकृतिक संसाधन संपदा पर तनाव, ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का एक ही उपाय है और वह है जनसंख्या नियंत्रण। इसलिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है। आजकल एक ही बच्चे को जन्म देकर उसके पालन पोषण का झुकाव अनेक दंपतियों में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट ख़त्म हो गया है। आप इसको लिख डालिए। आगे के पीरियड में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।